हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पैसे और उधार इनसे कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है? ये एक अच्छा सवाल है। तो आज हम इसी बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, मुद्रा और ऋण, एक सरल परिचय। जी, देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। हाँ, तो हमारा इरादा है ये समझना कि भाई पैसा क्या है, ये बैंक इस पूरे सिस्टम में कहाँ आते हैं, और ये जो उधार या क्रेडिट है वो हमारी आर्थिक जिंदगी पर कैसे असर डालता है। ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये सब आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत मुद्रा से ही करते हैं, मतलब पैसा। हाँ। आज तो हम नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं। हाँ। पर ये हमेशा से तो नहीं था। नहीं, पहले तो वो चीजों का लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम। हाँ, वस्तु विनिमय। सोचिए जरा, आपको जूते चाहिए और आपके पास चावल है। तो आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल चाहिए हो और उसके पास जूते हो बेचने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। इसे शायद जरूरतों का दोहरा सहयोग कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये मिलना बहुत बहुत कठिन था। तो मतलब मुद्रा ने आकर इस मुश्किल को सुलझा दिया। एकदम। मुद्रा एक माध्यम बन गई। अब कोई भी अपनी चीज बेचकर पैसे ले सकता है। और फिर उन पैसों से अपनी जरूरत की कोई भी चीज किसी से भी खरीद सकता है। वाह। हाँ, इसने व्यापार को, जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। एक क्रांतिकारी बदलाव था ये। पहले क्या इस्तेमाल होता था वैसे? अनाज, पशु। हाँ, शुरुआत में अनाज, पशुधन। फिर धीरे धीरे धातुएं आईं, सोना, चांदी, तांबा, इनके सिक्के बनने लगे। अच्छा, इनका तो अपना मूल्य था। जी, लेकिन आज के नोट और सिक्के? हाँ, ये तो कागज और धातु के टुकड़े हैं। इनका अपना क्या मूल्य है? सही कहा। इनका अपना जाती मूल्य कुछ खास नहीं है। इसीलिए इन्हें फिएट मनी कहते हैं। तो फिर ये चलते क्यों है? हम क्यों मान लेते हैं कि इस कागज के टुकड़े की कीमत है? क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी कीमत है। सरकार इसे मान्यता देती है। अच्छा। भारत में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कानूनन इसे स्वीकार करना होता है लेन देन में। तो ये सरकारी गारंटी और हमारा आपसी भरोसा है जो इसे चलाता है। बिल्कुल। बिना इस भरोसे के ये सिर्फ कागज या धातु ही है। और पैसा सिर्फ नोट सिक्कों में ही तो नहीं होता, बैंक में जो रखते हैं वो भी तो पैसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही। लोग अपनी बचत, जो अतिरिक्त पैसा है, बैंकों में जमा करते हैं। सुरक्षित रहता है और ब्याज भी मिलता है उस पर। जी। और उसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। मांग जमा मतलब आप जब चाहें अपनी मांग पर उसे निकाल सकते हैं, चेक लिखकर या एटीएम से। अच्छा, हाँ, समझ गई। तो ये भी एक तरह की मुद्रा ही हुई, बस रूप अलग है। हाँ, ये मुद्रा का एक आधुनिक रूप है जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये दिलचस्प है। तो बैंक वाले इतने सारे जमा पैसों का करते क्या है? बस संभाल कर रखते हैं? नहीं नहीं, यही तो बैंकिंग का असली काम शुरू होता है। अच्छा। देखिए, बैंक जमा राशि का एक छोटा हिस्सा ही अपने पास नकद रखते हैं। कानून के हिसाब से भारत में ये करीब 15% है। बस 15%? क्यों? ताकि अगर लोग अपना पैसा निकालने आए तो उन्हें दे सकें। हाँ। रोजमर्रा की जरूरत के लिए। तो बाकी 85% का क्या होता है? बाकी जो बड़ी रकम है, बैंक उसे कर्ज यानी लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओ, तो बैंक एक तरह से पुल का काम करते हैं। बिल्कुल। जिनके पास फालतू पैसा है और जिन्हें पैसे की जरूरत है, उनके बीच। और उनकी कमाई कैसे होती है? वो जो कर्ज देते हैं उस पर ब्याज लेते हैं, और जो पैसा जमा है उस पर ब्याज देते हैं। हाँ। तो कर्ज पर लिए जाने वाले ब्याज और जमा पर दिए जाने वाले ब्याज का जो अंतर है, वही बैंक का मुनाफा होता है। अच्छा, ये सिस्टम है। जी। और आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि बैंक सिर्फ अमीर लोगों या बड़ी कंपनियों को ही लोन न दें। हाँ, ये जरूरी है। बल्कि छोटे किसानों, छोटे कारोबारियों तक भी कर्ज पहुंचे, ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। चलिए, अब थोड़ा क्रेडिट या ऋण के बारे में बात करते हैं। शोध में एक सलीम का उदाहरण दिया है। हाँ, जूते बनाने वाले का। उसने कर्ज लिया, जूते बनाने का ऑर्डर पूरा किया और मुनाफा कमाया। ये तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, बिल्कुल। ऋण या क्रेडिट जो है वो विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार हो सकता है, एक इंजन की तरह। लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। स्रोत में एक और कहानी है स्वप्ना की। हाँ, किसान। उसने खेती के लिए कर्ज लिया था। जी, लेकिन उसकी फसल खराब हो गई। वो कर्ज चुकाने पाई और कर्ज के जाल में फंस गई। हो। तो उसे अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, इसीलिए कर्ज लेते समय उसकी शर्तें बहुत मायने रखती हैं। ब्याज दर कितनी है, गारंटी के तौर पर क्या रखना पड़ रहा है, जिसे कोलैटरल कहते हैं, और पैसा वापस कैसे करना है।
और ये भी कि कर्ज लिया कहाँ से जा रहा है। स्रोत में 2 तरह के स्रोतों का जिक्र है, औपचारिक और अनौपचारिक। बिल्कुल। औपचारिक स्रोत मतलब बैंक और सहकारी समितियां। इन पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। हाँ, इनकी ब्याज दरें आमतौर पर कम होती है और शर्तें भी ज्यादा पारदर्शी होती हैं। लेकिन क्या? इनसे कर्ज लेने के लिए गारंटी चाहिए होती है, बहुत सारे कागजात लगते हैं। तो हर किसी के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए, यहाँ से कर्ज लेना आसान नहीं होता। और दूसरे वाले अनौपचारिक स्रोत? वो हो गए साहूकार, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार। यहाँ से कर्ज लेना शायद आसान होता होगा, कम कागजात। हाँ, शायद आसानी से मिल जाए, बिना ज्यादा गारंटी के भी। लेकिन यहाँ ब्याज दरें अक्सर बहुत ऊंची होती हैं। बहुत ज्यादा? जी, बहुत ज्यादा। और पैसा वसूलने के तरीके भी कई बार बहुत कठोर हो सकते हैं। ओह। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, गरीब लोग अक्सर इन्हीं महंगे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसका कोई हल निकालने की कोशिश हुई है, खासकर गरीबों के लिए? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHGs, ये क्या होते हैं? ये आमतौर पर 15-20 लोगों के छोटे समूह होते हैं, ज्यादातर महिलाएं होती हैं इनमें। आस पड़ोस के? हाँ, ये लोग नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और समूह में जमा करते हैं। अपनी छोटी छोटी बचत? हाँ, और जब समूह के पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाता है, तो वो समूह बैंक से लोन लेने के योग्य बन जाता है। बैंक से? बिना गारंटी के? हाँ, क्योंकि यहाँ पूरा समूह कर्ज की सामूहिक जिम्मेदारी लेता है। अगर कोई सदस्य लोन वापस नहीं कर पाता, तो बाकी सदस्य मदद करते हैं। बैंक को एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। बिल्कुल। ये समूह ना सिर्फ सदस्यों की छोटी-मोटी आर्थिक जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि उन्हें एक साथ लाते हैं, संगठित करते हैं, है ना? निश्चित रूप से। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। उन्हें छोटे-मोटे रोजगार शुरू करने में मदद मिलती है। उन्हें एक मंच मिलता है, जहां वो स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी बात कर सकती हैं। और बैंकों तक उनकी पहुंच भी बन जाती है? जी, बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, वो इसी मॉडल की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, सुना है उसके बारे में। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर के ये प्रयास वित्तीय समावेश, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कैसे मुद्रा ने चीजों के लेन देन को आसान बनाया, बैंक कैसे पैसे जमा करने और कर्ज देने का अहम काम करते हैं, जी, और क्रेडिट या ऋण कैसे मौके भी देता है और जोखिम भी लाता है, खासकर अगर वो महंगा हो और अनौपचारिक स्रोत से लिया गया हो। सही बात है। और कैसे स्वयं सहायता समूह जैसे तरीके इस खाई को कुछ हद तक पाटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, बताइए। क्या ये स्वयं सहायता समूह जैसे छोटे स्थानीय प्रयास, क्या ये वाकई में उन लोगों तक वित्तीय सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, जहां पारंपरिक बैंक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये बड़े बैंकिंग सिस्टम का एक स्थायी विकल्प बन सकते हैं, या फिर ये हमेशा एक पूरक, एक सप्लीमेंट्री भूमिका ही निभाते रहेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना चाहिए।